चलिए, जय हिंद। देखिए, आपके हाई डिमांड पर हम घटना चक्र की बुक बायो, जो कि आपकी चित्रणात्मक बुक है, वो हम पूरी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बड़ी शिद्दत के साथ इसे समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी डेफिनेशन तो आपको मैंने अपनी जो प्रीवियस ईयर क्लासें हैं मेरी, उनमें मैंने बता ही रखा है। तो सीधे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बायोलॉजी, बायो माने होता है जीव, और लॉजी माने अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाया जाता है, वो चाहे किसी प्रकार के जीव जंतु हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि घटना चक्र की चित्रात्मक बुक में लेके आऊँगा, तो जो घटना चक्र की चित्रात्मक बुक है उसे हम लेके आए हैं। ठीक है, ये 2021 की पैटर्न पर बुक तैयार की गई है। तो चलते हैं। जिस प्रकार इसमें जिस चित्र दिए गए हैं, इसी प्रकार ये चित्र इसमें आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें आपको रेफर से ही कुछ थोड़ा बहुत समझा दें। ये आपकी होती है, क्या होती है, मुख, यानी कि जो पाचन होता है शरीर का, वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कि जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पेट, बड़ी आंत या छोटी आंत या मुख, तो वो या मुख गुहा, ऐसी चीज़ें आपके लिए मुख गुहा यानी कि जो आएगी तो वो आपका मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ये ग्रास नली होती है जिसके द्वारा फूड पाइप से कहते हैं, इसके द्वारा भोजन अंदर जाता है। ये यंकृत होती है यानी कि लीवर, ये आमाशय होता है। ठीक है, ये पित्ताशय होता है। लिवर में ही छोटा सा पित्ताशय होता है, इसमें पित्रस का क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, जो पित्रस बनता है वो हमारे कहाँ से बनता है, यंकृत से बनता है। जो स्टोर होता है वो पित्ताशय से बनता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों बायोलॉजी में आज मजा आएगा बहुत अच्छे से। एक एक चीज याद करा देंगे। हमारा यही एक उद्देश्य रहेगा। किसी भी टीचर का उद्देश्य यही होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें याद होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट वैसे तो किताबों से भी पढ़ लेंगे, ये भी किताब आपने देखी होगी, बट आपको याद कैसे कराना है वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से? क्वेश्चन एक तो बनता है जो पित्रस का निर्माण कौन करता है, तो यंकृत। और जो पित्रस स्टोर कहाँ रहता है, तो पित्ताशय में स्टोर रहता है। ठीक है, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, छोटी आंत के बारे में भी पढ़ाएंगे। सारी चीजें आपको आगे आगे कराते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये सामान्य ज्ञान मैंने आपको जैसे कि बताई दी है, ये सामान्य विज्ञान है हमारी, जो कि इसमें बायो की कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यही सेम पेज है। ठीक है, चलिए अब आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जीव विज्ञान। मैंने आपको पहले अभी अभी बताया है, और पहले भी प्रीवियस ईयर क्लास में बताया, जीव विज्ञान। जीव माने होता है जीवों का अध्ययन, आपको बताया। और विज्ञान, जीव माने जीव, और विज्ञान माने इसका इनका अध्ययन, स्टडी करना जीव विज्ञान कहलाया जाता है। ठीक है, चलते हैं। देखिए आप इसकी पीडीएफ है ना, वो आप हमारे डिमांड कैंपस वाई विजय सर, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, DEMAND CAMPUSYVIJAY विजय सर पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर, आपको सारी की सारी हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगी। चलते हैं, छोटी सी ये बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए कलर चूज कर लिया हमने। चलिए देखिए, ये सामान्य परिचय कराते हैं आपको विज्ञान से। थोड़ा परिचय भी बहुत जरूरी है। देखिए सामान्य जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या शब्द के जो प्रथम प्रयोग करता थे वो हमारे लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस थे। अब इन्हें याद कैसे करना है, तो सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य रहेगा चीजें आपको याद कराने का। ठीक है, तो देखिए जो ये जीव विज्ञान, जो विज्ञान शब्द के प्रथम प्रयोग करता थे, जीव विज्ञान के शब्द का जन्म देने वाले थे वे लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस थे। ठीक है, और इनके जनक थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। इनके जो पिता कहे जाते हैं वो अरस्तु को कहे जाते हैं। इनका जन्म नामकरण किया था यानी कि लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। अब इनका नामकरण कौन करते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया नामकरण, और मेरी प्रीवियस ईयर क्लास है उनमें आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, कुछ स्टडी होती है जो एग्जाम पॉइंट से काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी एग्जाम पॉइंट पे आप जाएंगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो देखिए कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होती हैं, जैसे कि जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। किसमें किया जाता है? जियोलॉजी में। और पादपों का जो अध्ययन किया जाता है बॉटनी में किया जाता है। मृदा का अध्ययन यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पोडोलॉजी में। अच्छा, ये चीज़ें अध्ययन क्यों किए जाते हैं? ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई, जैसे जंतुओं में कोई बीमारी वगैरह या कोई नई नई चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं जंतुओं में, नई नई बीमारी, नई नई डिसीज होती रहती है, इसलिए इनका अध्ययन
जियोलॉजी में करते हैं, उन बीमारियों का उपचार कैसे करें, उन बीमारियों को हटाएं कैसे। तो ये ऐसे ही पादपों में भी होता है। पादपों में किस में करते हैं, बॉटनी में, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों का भी अध्ययन होता है। पीले पत्ते पड़ जाना, कीड़े लग जाना, वो भी किस में अध्ययन करते हैं, बॉटनी में। और जो बॉटनी अध्ययन करते हैं उन्हें पेड़ पौधों का काफी ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार मृदा का ज्ञान किया जाता है पोडोलॉजी में। किसमें किया जाता है, पोडोलॉजी में। इसी प्रकार मनुष्य की वृद्ध अवस्था यानी संबंधी अध्ययन, यानी कि मनुष्य के जो बूढ़ापन होता है किस कारण आता है, उस चीज का अध्ययन काफी स्तर अभी जापान वगैरह और अमेरिका वगैरह में इस पर रिसर्च चल रही है कि बूढ़ापन ना आए। ऐसी कोई आज तक औषधि तो नहीं है, उस जमाने में औषधियाँ थी लेकिन आजकल नहीं है। तो ये होता है जेनेट्रोलॉजी, ये होता है जेनेट्रोलॉजी, ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे, जेनेट्रोलॉजी, जैसे जनरेटर जला दो तो लाइट हमेशा जवान बनी रहती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, यानी कि बुढ़ापे से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो जेनेट्रोलॉजी किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अस्थियों का अध्ययन, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। ऑस्टियोलॉजिस्ट होते हैं वे हड्डियों के तोड़ फोड़ और जोड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं, उन्हें डॉक्टरों को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, ये होता है त्वचा का अध्ययन होता है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी जैसे कहते हैं किसी को त्वचा को पकड़ के खींच रहे हैं तो उसे डर लग जाएगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं डर्मेटोलॉजी। उसके बाद आते हैं पोषण विधियों का अध्ययन। पोषण विधियों का अध्ययन होता है ट्रेफोलॉजी में हम किसका करते हैं, पोषण विधियों का अध्ययन, खान पान के बारे में चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उभयचर सरीसृप का अध्ययन, जो उभयचर सरीसृप जो भी जीव जंतु रेंग के चलते हैं, छपकली है, सांप है, मगरमच्छ है और बाकी बहुत सारे पेट से घचटा के चलते हैं, उन्हें उभयचर यानी उभयचर सरीसृप कहते हैं। उनका अध्ययन जो किया जाता है हर्पेटोलॉजी में जाता है। हर्पेटो नाम याद कर सकते हैं, सरपेटो, ऐसे करके आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, सरपेटो हर्पेटो, सरपेटो हर्पेटो। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने की आप कोई टेंशन ना लें, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर आपको दे रखी है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैंने क्लियर कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रमुख शब्दावलियाँ जो होती हैं, ये भी एपीकल्चर वगैरह होते हैं, जो कि प्रमुख अध्ययन वगैरह होते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन होता है, क्या होता है, मधुमक्खी पालन। ये इधर दिए हैं इनके जो एपीकल्चर वगैरह, इसके इधर पालन दिए हुए। एपीकल्चर जो होता है ये पक्षी पालन होता है, ठीक है। पीसीकल्चर होता है, यहाँ मछलियों का पालन होता है, पीसीकल्चर। अच्छा ये होता क्यों है, ये भी बात समझ जाइए। पीसीकल्चर वगैरह एक स्पेशलिस्ट चीज़ें होती हैं, यहाँ पर इनको स्पेशलिस्ट पक्षियों वगैरह को, प्रजातियों को बचाने के लिए हमें पालन करने होते हैं, कोई प्रजाति लुप्त न हो जाए। जैसे कि सेरीकल्चर में कुछ रेशम कीट होते हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट देखे होंगे आपने। रेशम कीट कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं, रेशम कीट आपने कभी कपास के पौधे पर देखना, आप कपास के पौधे पर सफ़ेद सफ़ेद से छोटे छोटे से आपने देखे होंगे, वही रेशम कीट होते हैं, ठीक है। ये होता है सिल्वीकल्चर, इसमें होता है वन संवर्धन, यानी कि वन में कोई किसी प्रकार की, वनों में कैसे आजकल बहुत ज़्यादा वनों के बारे में ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वनों से ही हमारा वातावरण जो होता है वो काफ़ी शुद्ध रहता है। इसमें अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है वन संवर्धन में, ठीक है। ये याद करने की चीज़ें, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछेगा सिल्वीकल्चर क्या है, ऑप्शन देगा रेशम कीट, वन या सब्जियों का अध्ययन या बागवानी, तो आपको किस पे लगाना है, वन संवर्धन, ठीक है। ये 100% क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, हर परीक्षा में आप प्रैक्टिस सेट देख लेना, एक दो क्वेश्चन निकल जाता है यहाँ से। ओलेरिकल्चर होता है सब्जियों का अध्ययन। अब कहता है किसी से कहते हैं ओरी ले ले सब्जी, और लेडीज वगैरह ऐसे कहती हैं ओरेल, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ओलेरिकल्चर, ओलेरी लेरी सब्जी, क्या ले, सब्जियों का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। सब्जियों की कृषि का अध्ययन, यानी सब्जियों को बढ़ावा देना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इसमें होता है बागवानी, यानी बाग वगैरह जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में, यानी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो पोमोलॉजी में हमारे फल वगैरह आते हैं, पोमोलॉजी क्या आते हैं, फल वगैरह आते हैं, ठीक है, ये सिंपल है। विटीकल्चर में हमारे अंगूर वगैरह आते हैं, क्या आते हैं, अंगूर की खेती करना होता है। एग्रोनॉमी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी मैंने अभी बता रखे आपको एग्रोनॉमी में आते हैं फलों की खेती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं, हाँ चलो अब नेक्स्ट इधर देखते हैं। देखिए लेमार्क जो डार्विनवाद था उसके बारे में थोड़ी आपको बता देता हूँ। देखिए जो डार्विनवाद था कुछ हद तक कामयाब था, क्या था, कुछ हद तक कामयाब था, तो मैं इसके बारे में डीप में बताता हूँ। जनक थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक जी। अब वेस्टस्टे डी मार्क क्या थे, वेस्टस्टे डी मार्क
फ्रांसीसी जनक थे। अभी लेमार्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेमार्क बात की। पुस्तक हमारी क्या थी, फिलोसफी। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, एग्जामिनर का मूड घूम जाए तब, वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अन्य नाम इनका होता है अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि क्लास के बारे में जरूर बताएं, कैसी क्या राय है आपकी, अच्छी हो अच्छी, बुरी हो बुरी, लेकिन जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें बताएं क्या क्या आपको बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब होना हो जाना। इनका मतलब ये था लेमार्कवाद का कि जो भी जीव होते हैं, उन्हें जिस प्रकार हम ढालेंगे, जिस प्रकार रखेंगे, उसी प्रकार वो रहने में सक्षम हो जाएंगे। इनका ये कहना था। किनका था, लेमार्कवाद का। लेकिन इनका सिद्धांत था वो कहीं तक सही था, बट आगे जाकर फेल हो गया। इन्होंने कहा था कि सांप के जैसे सांप सरक सरक के चलते हैं तो उनके पैर लुप्त हो गए। जिराफ गर्दन का लंबा होना, जिराफ ऊंचे से पौधे खाने लगे तो वो लंबे हो गए, उनके बच्चे भी लंबी गर्दन के पैदा हो गए, जैसे सांप के बच्चे भी बिना पैर वाले पैदा हो गए। अब आते हैं डार्विनवाद पर। किस पे आते हैं, डार्विनवाद पर। डार्विनवाद क्या कहता है, इसे समझ लेते हैं पहले। डार्विनवाद कहता है जनक इनके ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे। कौन से थे, चार्ल्स डार्विन थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे, चार्ल्स डार्विन थे। चलिए, जनक तो मैंने बता दी ब्रिटिश वैज्ञानिक, और ज्यादातर वैज्ञानिक जो होते हैं बायोलॉजी में ब्रिटिश वैज्ञानिक ही थे। पुस्तक जो होती है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों का उत्पत्ति करना, यानी कि जो भी जातियां होती हैं उनके चुना जाता है, उन्हें उनके द्वारा उन्हें सेटलमेंट करना, किस वर्ग में कौन सी जाति रखनी चाहिए, कौन सी जातियों का उत्पन्न करना चाहिए। ये बात कहाँ कब हुई, ये 1859 ईस्वी में हुई थी, जो डार्विनवाद आया था। अन्य नाम प्राकृतिक वर्णवाद, यानी कि इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिस्टम। ठीक है, सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट द सिद्धांत यहाँ पर ये दिया गया था, किसमें दिया गया था, डार्विनवाद में। अब चलते उत्परिवर्तनवाद में। इनके जनक थे हॉलैंड ह्यूगो डिवरीज। कौन थे, हॉलैंड ह्यूगो डिवरीज। प्रयोग वस्तु सांध्य प्रिम रोज था, क्या था, प्रिम रोज। अन्य नाम, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपके लिए जानकारी के लिए हमें पुस्तक तो पूरी अच्छे से करानी है। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या था, अन्य नाम इनका उत्परिवर्तन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मजे से क्लास करते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा चित्र दिए। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चित्र दिए गए हैं। जैसे घास की उपलब्धता का मतलब ये होता है घास का कम होना, अगली टांगों का गर्दन का कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई हुई। यानी कि घास जमीन पर मिल रही थी, तब तक इन्होंने जमीन पर खाई, किन्होंने, जिराफ ने। घास जमीन पर कम मिलना हो गई, फिर ये पेड़ पौधों पर पत्तियां खाने लगे। इसी ऊंचे ऊंचे वृक्षों को खाने के बाद इनकी गर्दनों में लंबाई और टांगों में लंबाई आई। ठीक है, लेमार्क के अनुसार अंगों का, यानी कि इन्होंने कहा था, लेमार्क साहब ने क्या कहा था, लेमार्क साहब ने कहा था अंगों के अनुसार अंगों के उपयोग का अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद्गम विकास पर क्रम का रेखा चित्र ये दिया गया। इनका इन पर निर्माण, यानी कि इन पर परपूर्वक क्या करता है, असर डालता है। यानी कि जो भी अंग हम काम में नहीं लेंगे वो, यानी कि अंग लुप्त हो जाएंगे, जो अंग काम में लेंगे उनका काम चलता रहेगा। ये कहीं तक ठीक भी है। कैसे, अपेंडिक्स, आजकल अपेंडिक्स का कोई काम, अपेंडिक्स का काम था जब हम हरी चीजें खाते थे, मांस वगैरह की चीजों में भी काम आती है, लेकिन बट हरी चीजों के लिए अपेंडिक्स काम आती है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह। ये चीजें हम कम खाते हैं तो अपेंडिक्स का अब कोई काम नहीं, तो वो उसका लुप्त हो जाना। पूंछ का कोई काम नहीं रहा मानवों में, पूंछ का लुप्त हो जाना, तो कहीं तक उनका ठीक भी था। आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा क्या है इसमें, आगे चर्चा हमारी ये है। देखिए जीव जंतुओं का जो विकास क्रम है उसे समझ लेते हैं। देखिए महाकल्प, देखिए आप परेशान हो नोट्स के लिए, मैंने नोट्स ऑलरेडी आपको का जो भी आपसे कह दिया वादा है वो वादा पक्का रहेगा। मैंने नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए, अच्छे अच्छे नोट्स हैं। आप एक बार जाकर डिमांड कैंपस भाई विजय सर टेलीग्राम पर जाएं और आप वहाँ पर PDF फ्री में डाउनलोड कर लें। देखिए महाकल्प, ये भी पूरा पूरा नोट्स सेम टू सेम वहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट ये है जीव जंतुओं का विकास क्रम। तो ये महाकल्प है या कल्प है या घटना है, ठीक है। देखिए प्रोटेरोजाइक, ये क्या है, प्रोटेरोजाइक। यहाँ पर कल्प में कुछ है नहीं, प्रथम मेटाजोआ, क्या था, प्रथम मेटाजोआ घटना थी, और जंतुओं का पहला चिन्ह यहाँ पर मिला था, ठीक है, महाकल्प। अब चलते हैं पेरियोजोइक, ये होता है कैम्ब्रियन, क्या होता है, कैम्ब्रियन, ठीक है। प्रथम मछली, प्रथम रंजुकी, ठीक है। आप जानते हैं इसमें
किसमें, कल्प में, इसमें आते हैं ये पैलियोजोइक में। आर्डोविशियन, आर्डोविशियन मेटाजोआ जीवों का विकास क्या होता है, मेटाजोआ जीवों का विकास। सेल्यूरियन ये होता है प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे। डायनोनियम प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियां। कार्बोनिफेरस प्रथम सरीसृप बीज युक्त फर्न्स, ठीक है, फर्मी के अन्य यानी सरीसृपों में उत्पत्ति। ये आपकी जानकारी के लिए काफी अच्छा है, बट यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम निकलते हैं, ठीक है। काफी उच्च स्तर की लेवल की परीक्षा में, आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं निकलने वाला होगा। ट्रांस यानी ट्रांस आस्मिक, लेकिन एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी रख सकता है, पूछ सकता है। आपको क्या पूछेगा यहाँ से, यहाँ क्वेश्चन ये आएगा जीव जंतुओं का विकास क्रम कैसे हुआ, उसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रांस आस्मिक प्रथम स्तनपायी थे, कैसे थे, प्रथम स्तनपायी थे, प्रथम डायनासोर थे, वो कहाँ से थे, मोसोजोइक, आपने पढ़ा होगा 7th 8th की क्लास में। तो मोसोजोइक से सरीसृपों का योग, यानी कि ये प्रथम डायनासोर थे, स्तनपायी थे, कैसे थे, स्तनपायी। जुरासिक पहली चिड़िया का विकास डायनासोर से उत्पन्न। क्रेस्टोसियम डायनासोर की विलुप्त पहले प्राइमेट का विकास, फूल पौधों में उत्पत्ति। सेनोजोइक पेलियोजीन, ये क्या होता है, पेलियोजीन। नियोजीन और क्वाइटर्स यानी कि स्पाइनो स्तनपायु विधियां, ठीक है, मानव का उद्विकास, ठीक है। चलते हैं अगले सेशन पर चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है इसमें, वर्ग की, क्या है, वर्ग की। अब देखिए इस चीज बहुत अच्छी अच्छी आपको चित्र में विधि भी इसकी ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वर्ग की क्या, वर्ग के बारे में समझते हैं। वर्ग की से क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे परिभाषा है, परिभाषा है जीवों की उनकी समजातियों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना। जनक कैरोलस लीनियस थे, कौन से थे, जनक कैरोलस। आपके लिए मैंने क्लास ऑलरेडी इसकी क्लास कॉन्सेप्ट सहित कराई है, बहुत अच्छे से कराई है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो देखो परिभाषा है, पहले समझ लेते हैं जीवों को। परिभाषा क्या है, जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर उनके छोटे बड़े समूह में बांटना, यानी कि जैसा उनका वर्ग है उसी में रखना, ये वर्ग के अंदर आता है। जनक थे हमारे इसके कैरोलस लीनियस। 5 जगत प्रणाली में से बांटा। 5 जगत प्रणाली के जो जनक हैं वो वीटेकर थे, RH वीटेकर। कौन थे, यहाँ पर ये समझना, अगर पूछता वर्गीय के जनक कौन थे, वो हमारे कैरोलस लीनियस साहब थे। अगर पूछे 5 जगत प्रणाली के जनक कौन थे, तो वो थे हमारे वीटेकर, RH वीटेकर। चलते 5 जगत प्रणाली के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए 5 जगत प्रणाली को अच्छे से समझते हैं। इसमें कौन कौन आता है, मोनेरा आता है हमारा, और एक पेन थोड़ा हाँ हल्का पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा है, चलिए। इसमें आता है प्रोटिस्टा, कवक आता है, पादप आते हैं, जंतु आते हैं, ठीक है। ये 5 यानी कि 5 जगत किंगडम प्रणाली में ये आते हैं। सबसे पहले मोनेरा के बारे में समझते हैं। मोनेरा के बारे में, ये एक कोष की जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। उदाहरण पे आता है माइकोप्लाज्मा जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया। ये आप याद करके रखें, आपको ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। मोनेरा वाले भाई साहब एक कोशिकी होते हैं, कैसे होते हैं, मोनेरा वाले एक कोशिकी होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। उदाहरण में कौन कौन से आएंगे, माइकोप्लाज्मा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा पर कौन कौन होते हैं, इसे भी थोड़ा समझ के चलेंगे, क्या करेंगे, समझ के चलेंगे। प्रोटिस्टा पे आते हैं यूकैरियोटिक, कौन आते हैं, यूकैरियोटिक जीव हमारे प्रोटिस्टा पर आते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप देखें शैवाल और प्रोटोजोआ, शैवाल और प्रोटोजोआ, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, चित्र भी आपके लिए दिया है ऑलरेडी। अब चलते हैं कवक के बारे में बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक अधिकांश अधिकांश क्या, अधिकांश बहुकोशिकीय, उदाहरण ईस्ट वगैरह, मशरूम वगैरह, काइटिन या निर्मित कोशिका भित्ति, ये सारी चीजें आती हैं। पादप के बारे में बात करते हैं। पादप ये स्वपोषी होते हैं, दूसरों पर परपोषित नहीं होते हैं, बट ये स्वपोषी होते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा अनावृत या आवृत जीवी होते हैं। अब पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में। पादप आपको क्लियर हुआ, ये सभी उपभोक्ता जीव हैं, कैसे जीव हैं, सभी ये उपभोक्ता जीव हैं। ये कशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी भी होते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आपको बताते हैं मोनेरा के बारे में।
अब चलते हैं इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। देखिए मोनेरा क्या है ये, मोनेरा में माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु। माइक्रोप्लाज्मा होते हैं ये स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, अपना करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे, प्रजनन में समर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? प्रजनन में समर्थ होते हैं। ये बात रही हमारी माइक्रोप्लाज्मा की। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया के लिए बात कर लेते हैं। ये अन्य नाम इनके नील हरित शैवाल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? नील हरित शैवाल होते हैं। ये आपके अधिक दिन पानी भरने पर आपने देखा होगा हरा हरा जब जमा जाता है, वही बैक्टीरिया ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जीवाणु की बात करते हैं, ये सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी होते हैं जो दूसरों पर भी, और स्वपोषी होते हैं ये खुद पर निर्भर भी रहते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम कवक के बारे में। कवक के बारे में बात कर लेते हैं। कवक पर्णहरित होते हैं, यानी कि पर्णहरित होते हैं, नो क्लोरोफिली होते हैं। ठीक है, अब देखिए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा परपोषी काइटिन निर्मित कोशिका होती है। कवक का अध्ययन माइक्रोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, माइकोलॉजी सॉरी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का जो अध्ययन होता है ना किसमें होता है? माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब ये कवक, कवक क्या होता है? शैवाल, ये लाइकेन के होते हैं। ठीक है, उदाहरण पे खमीर, कुकुरमुत्ता। अब देखो ये राइजोपस क्या होते हैं? राइजोपस। चलिए नेक्स्ट, ये इमेज है, क्या है? कवक की, ये कुकुरमुत्ता की इमेज होती है, ये आपको इमेज दिखा दी मैंने। प्रोटिस्टा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में देखो, प्रोटिस्टा होते हैं पादप के नाम, ये होते हैं आपके क्राइसोफाइटा, ये डायनोफ्लैगेलेट्स। आप देखिए इसमें दो होते हैं, पादप के समान और जंतु के समान, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पहले बात करेंगे जंतु के समान के बारे में। पादप के समान क्या होते हैं? क्रायोफाइटा, डायनोफाइटा यानी कि डायनोफ्लैगेलेट यानी यूग्लिनोइड। ठीक है, तो देखिए जो क्रायोफाइटा होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, डायटम्स और होता है डिस्टस। ठीक है, अब चलिए इसमें होते हैं सबसे बड़े प्रकार के स्वपोषी सुनहरे शैवाल होते हैं। अब आते हैं यूग्लिनोइड, यूग्लिन में यूग्लिना होता है, और ये क्या होता है? ये जंतु और पादप की दोनों की कड़ी बोला जाता है। किसे? यूग्लिना को। किसे बोला जाता है? यूग्लिना को। मिक्सोटॉपिक्स, ये पोषण जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी है। स्लाइड गोल्ड, ये आपके कवक के समान होते हैं। प्रोटोजोआ, अच्छा आप बात करते हैं किसके बारे में कर रहे हैं? जंतु के बारे में। जंतु के समान ये एक कोश के जीव होते हैं, ये अमीबा होते हैं, ये पैरामीशियम और ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, ट्रेपेनोसोमा। चलते हैं, चलिए देखिए पादप के बारे में बात कर लेते हैं। पादप, पादप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो थैलोपाइटा, थैलोपाइटा सरल शारीरिक संरचना होते हैं। कैसे होते हैं? सरल, जो थैलोपाइटा होता है सरल शारीरिक संरचना होते हैं। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक यानी सर्वव्यापी क्या होते हैं? थैलोपाइटा सर्वव्यापी। उदाहरण पर थोड़े स्पायरोगायरा, ये आपका है, ये क्या है? थैलोपाइटा है, स्पायरोगायरा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा उभयचर संवेदनशील ऊतकों अनुपस्थित, या उदाहरण मोस मार्कोसिया, क्या होता है? मोस मार्कोसिया। चलिए टेरिडोफाइटा के बारे में बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा मोस्ट इंपोर्टेंट, सेवनी ऊतक उपस्थित, उदाहरण फन हॉर्स्टेल मोर्सिलिया। ठीक है, जिम्ने देखो यहाँ पर आपको याद करने और समझने हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना ही आप कर सकते हैं, याद करो और चित्र इमेज देखकर समझो। आपको क्वेश्चन आएगा सामने तब आप एकदम समझ जाएंगे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, कभी हमने पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म होते हैं नग्न। कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। इस स्पर्मा बीज बहुवर्षीय एवं सदाबहार, उदाहरण के तौर पर फाइनस तथा साइकस। अब एंजियोपर्स में आते हैं, ये अवृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? अवृत जीवी। एंजियो ढका हुआ, अन्य नाम होता है पुष्पीय पादप। क्या होता है? पुष्पीय पादप। फलदार, उदाहरण के तौर पर आम, अमरूद, पपीता। ये आप सोच, ये किस में आते हैं? आम, अमरूद, पपीता एंजियोस्पर्म में आते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये आते हैं आपके जो अनानास वगैरह होता है। ठीक है, पाइनस, साइकस। अब ये सारे के सारे इमेज दिए रखे हैं। टेरिडोफाइटा में ये आते हैं, ब्रायोफाइटा में ये आते हैं, और आपके थैलियोफाइटा में ये आते हैं। चलिए अब चलते हैं पादपों के भेद। पादपों के भेद के बाद आपकी जो क्लास है वो हम
नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। हल्की हल्की आपको क्लास हल्के टाइम में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो पादपों के भेद यानी कि अप्रत्यक्ष जननांग, ठीक है, क्या होते हैं अप्रत्यक्ष जननांग, बीज उत्पन्न करने के अक्षम यानी क्रिप्टो गेम। उदाहरण के तौर पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब आते हैं फेनेरो गेम, पूर्ण की विकसित जननांग, बीज उत्पन्न करने में सक्षम। उदाहरण जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लास हमने रखी है। और इस क्लास में कैसा रहा आपका वो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कैंपस में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये प्लीज़ सही बताएं इसमें आपको और बेटर क्या कर सकते हैं और चीज़ें आपके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य आपको कामयाब करना ही हमारा एक लक्ष्य है। जिन लोगों, जिन भाई बहन तक, जिन हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के, साइंस वगैरह इनको बहुत टिपिकल लगता है। साइंस की आप फिक्र छोड़ दें, हंसते हंसते साइंस आपको पढ़ा दूंगा। हंसते हंसते साइंस कुछ नहीं होता है, एक जीवन का अध्ययन होता है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो। हमारे जीवन में चल क्या रहा है, आने वाला क्या है, होने वाला क्या है, अब आगे हम क्या बेटर लाइफ कर सकते हैं, इसी के बारे में विज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।